चर्चिल कहता था कि अगर आपका निज़ाम अदल ठीक है, आपका माशरा आपकी स्टेट कभी भी डूबेगी नहीं, रिफॉर्म के साथ कभी मार्केट नहीं गए। अगर वहाँ आपका कोई मिसबिहेव हो जाता है, कोई बेशी होती है, तो इंडिविजुअली तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बंदे की जरा सी गलती की वजह से एज ए होल आपके प्रोफेशन को, आपके इंस्टीट्यूशन को जो लॉस होता है, उसका कोई मुताबा नहीं हो सकता। तो पब्लिक में प्रोफेशनल से उसको मिसयूज नहीं करता, रेपो को खराब नहीं करना। थोड़ा सा कंडक्ट आपका इंडिविजुअल कंडक्ट नहीं सबर होता, वो हमेशा आपके इंस्टीट्यूशन का कंडक्ट सबर होता है। उस वक्त पिंडी बार की, जैसे मैंने आपको कहा, 300 की स्ट्रेंथ थी और उसमें 150 से ज्यादा लेजेंड्स है। आज 6000 से ज्यादा की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो 150 इस वक्त नहीं है। अपने चैम्बर को उसी में ट्रांसफॉर्म किया। 4-5 दफा जो ड्राफ्ट की होती थी ना, अजबर हो जाती थी आपके, वो जो आपका अपना कंप्यूटर है ना, उसमें वो फीड हो जाता था। एसोसिएट्स भी और बस मेरे जो कलीग्स थे वो इसको इल फील करते थे। जॉब हमारा बिलो दी बेल्ट है, आप पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। मैं ये एक मेरा मुसलमा है कि आप किसी को जो बात बताते हैं ना, आप उसको कन्वे करते हैं, वो शायद उसको उस तरह फॉलो ना करे। तो वो आपको जो पर्सनली आप कर रहे होते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एज ए प्रोफेशनल के हाउ आई एम हैंडलिंग, वो उसको आप ज्यादा अडॉप्ट करते हैं कि इस क्लाइंट से कैसे डील कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ। ये चीजें आप टीच नहीं कर सकते। सर ज्वाइन करें ना, 1 महीना मैं काम कर रहा हूँ, 1 महीना भी वो रेगुलर कर लेना, उसके लिए वो कई सालों के एक्सपीरियंस से ज्यादा उससे गेन करेगा, सीखने का। मैं बचाव करें, ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें, वो सुनते जाएंगे, देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उसको फॉलो जरूर करेंगे। आप जुबान कहिए, अगर हम बच्चों के साथ उर्दू में बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उर्दू में हो जाएंगे, इंग्लिश में ट्यून कर रहे हैं तो इंग्लिश में हो जाएंगे, पंजाबी में कर रहे हैं तो पंजाबी में। बल्कि कई दफा होता था कि वो एसोसिएट आ गए थे, जूनियर यहाँ आता था ना, कहता जी डिक्टेट कराते हैं, डिक्टेट करा दिया, क्या करके वो कहता जी आज पहला स्टे है, वो भी ना खड़े हो गए। तो वो भी डेफिनेटली हम करते रहे। छोटी कोर्स में जाते थे ना, वो ज्यादा प्रोफेशनली बुक्स को लेके, लॉ को लेके, स्टैट्यूट को लेके जाते थे। वो ये समझते थे कि ये इनके पास उतना नॉलेज नहीं है, हमें इनको ज्यादा फीड करना है। यहाँ इस वक्त रिवर्स है, हम छोटी कोर्ट में समझते हैं कि हमें वो बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रेसिडेंट लॉ देने। हम्बल एटीट्यूड है ना, तो बेशक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का लार्जर बेंच हो या फुल बेंच हो, या एक तहसीलदार की कोर्ट रेवेन्यू साइड पे हो, वो इक्वल फुटिंग पे उनको रिस्पेक्ट देते थे। वो कहते थे इनका तो बेसिक ये है कि आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, उतना ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो पूरे पाकिस्तान के उठा के देख लें, जो लॉयर्स आए हैं, जजेस आए हैं फील्ड्स में, तो अगर वो उसको कैरी करके आगे बढ़ता है तो वो सालों में कहीं का कहीं निकल जाता है। उसके मुकाबले में उनके जो बच्चे हैं या जो वो उस लेवल को पाते नहीं है, एफर्ट उस तरह की पुट नहीं करते, वो बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मेरास नहीं है, जज है, उसके साथ मुकाबला नहीं है, तो अपने अपना कंपिटिटर नहीं बनाना। अदल की कुर्सी पे बैठा है, एक दिन की जो अदल है 60 साल की इबादत से जाहिर है। अगर ये चीज जिस जज के अंदर आ गई, ये अल्लाह की वस में शामिल है। अगर जज ऑनेस्ट है, उसके लिए कोई भी जजमेंट लिखना मुश्किल नहीं है। जजमेंट्स अब भी आप देखें, इस टाइम जितने हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, बीच में कुछ गैप जरूर आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी जजमेंट्स जो लेवल्स पुराने हैं और अब के हैं, उसमें कमी नहीं है। आप अच्छे जजेस की जजमेंट्स आप रिपोर्टेड पढ़ें तो वो आपको नजर आएगा। अच्छा सर, आपने बड़ी तफसील से बात की है लीडरशिप रोल ऑफ दी लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स का। ये जो रिलेशनशिप है ना सीनियर और जूनियर लॉयर्स का, ये बड़ा ट्रिकी और बड़ा डेलिकेट इशू है। आपने बड़ी तफसील से बात की मौलवी सिराजुल हक साहब मरहूम के जो लीडरशिप स्टाइल था, जो टीचिंग स्टाइल था, उसके ऊपर बात की आपने, और अपना रोल बतौर जूनियर काउंसिल के उस वक्त आपने उससे भी बात की। अब एक वकील को बड़े डायनेमिक किस्म के रोल अदा करने पड़ते हैं। पब्लिक मे नॉट नो दिस एंड दे मे नॉट अप्रिशिएट दिस, लेकिन शायद ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक वकील को पढ़ने लिखने में भी ठीक होना है। ही हैज़ टू बी ए गुड रीडर, ही हैज़ टू बी गुड इन राइटिंग। लिखना भी उसको ठीक होना चाहिए, बातचीत का अंदाज ठीक होना चाहिए, कोर्ट में प्रेजेंटेशन क्या करनी है, किस तरह से, वो भी उसका होना चाहिए। इसके अलावा ही हैज़ टू बी गुड एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस साइड भी है प्रैक्टिस की, जिसका उसको अपने माशी मफादात का ख्याल रखना है। तो ये सारे वेन्यूज़ हैं। इसके अलावा वकला में उठना बैठना, जो उसका एक प्रेजेंस है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन पॉलिटिक्स, जो आगे जो लोग इख्तियार करना चाहते हैं। तो बहुत सारी डायनेमिक फील्ड्स हैं, डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड के, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीडरशिप रोल अगर पहली जनरेशन ने आप लोगों तक मुंतकिल किया, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जनरेशन ने भी आगे की जनरेशन तक ये इन सलाहियतों को, इन सब चीज़ों को मुंतकिल किया? अब कुछ चेंबर्स में ऐसे होता है, जैसे आपके चेंबर में ये था कि जूनियर काउंसिल्स को एक्सेस दिया जाता था अपने ऑफिस में, और किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और हम वहाँ बैठते थे और आपके क्लाइंट डीलिंग और इसके अलावा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, एक पिटीशन को तैयार करने का तरीका है, उसको देखते थे और फर्स्ट हैंड हम ये इन्फॉर्मेशन ले लिया करते थे, सीख लिया करते थे। सीना बसीना मुंतकिल होने वाला जो तरीका है वो तो हम सीख लेते थे। लेकिन ये सारी लीडरशिप जो है एक जनरेशन की अगर हम बात करें, तो क्या एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन तक उसको बखैर खूबी मुंतकिल किया है या नहीं? इसमें असल चीज़ ये थी कि जिस अंदाज में सीनियर्स चैम्बर में हमने काम किया,
चैम्बर प्रैक्टिस का एक कॉन्सेप्ट लिया। मैंने तो 100% अपने चैम्बर को उसी में ट्रांसफॉर्म किया। मैंने ऑलमोस्ट वही पैटर्न अडॉप्ट किया जो मैंने अपने सीनियर से सीखा। यानी कि उनका तरीकाकार था कि उन्होंने स्टेनो नहीं रखा हुआ था, हालांकि उनको इसमें कन्वीनियंस थी कि वो 15 मिनट में 20 मिनट में केस तैयार करके फारिग हो जाते। वो अपने एसोसिएट्स को डिक्टेट करवाते थे केसेस। अब उसका उस वक्त तो हमें इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन वो एक तरीकाकार था उनका। अब उस वक्त मैंने जैसे आगे बताया कि आप पहले डिक्टेशन लेते हैं, आप फिर स्टेनो के पास या टाइपिस्ट के पास बैठ के उसको टाइप करवाते हैं, फिर आप खुद उसकी करेक्शन करते हैं, फिर रीटाइप होता था। फिर हम उसको लेके जाते थे सीनियर के पास, वो फिर उसमें से करेक्शन निकालते थे, फिर बैठ के हम उसको रीटाइप करवाते थे। 4-5 दफा जो ड्राफ्ट की होती थी ना, वो आपके लिए वो अजबर हो जाती थी। आपके वो जो आपका अपना कंप्यूटर है ना, उसमें वो फीड हो जाता था। यही अगली स्टेजेस की सूरत हाल थी। अब मैंने तो अपने चैम्बर में यही फार्मूला अडॉप्ट किया कि मैंने भी शुरू में 1-2 दफा रखे हैं स्टेनोस टाइपिस्ट, लेकिन मैंने भी यही फॉलो किया कि मैं अपने एसोसिएट्स को जो है ना वो उसी तरह ही डिक्टेट करता था बैठ के। हालांकि बास मैंने देखा एसोसिएट्स भी और बास मेरे जो कलीग्स थे वो इसको इल फील करते थे, कहते ये जॉब हमारा बिलो दी बेल्ट है, कि ये जॉब बीइंग लॉ ग्रेजुएट के लिए अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट्स के सामने शायद वो उसको फील करते हों कि भाई अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मौलवी सिराजुल हक साहब का एक 50 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और उनके जितने एसोसिएट्स हैं जिन्होंने उनको ज्वाइन किया या उनको फॉलो किया या हिस्सा बने, उन्होंने जो फील्ड्स में मुकाम पाया उसमें वन ऑफ द बेसिक रोल इस चीज़ का था कि वो आपको देखे ना, आप पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। मैं समझता हूँ कि सीनियर्स का जो आपने भी अभी बात की है कि मैंने फ्री एक्सेस दी, हमें भी उस वक्त फ्री एक्सेस थी कि मैं हर वक्त मौलवी साहब के साथ बैठा होता था। क्लाइंट कैसे आ रहा है, केस कैसे डिस्कस कर रहा है, कैसे बात हो रही है, बाकी जो हैंडलिंग फीस बाकी मामला, ये सारी चीज़ें हमने भी इसी तरह ही सीखी। वजह यह है कि ये एक मेरा मुसलमा है कि आप किसी को जो बात बताते हैं ना, आप उसको कन्वे करते हैं, वो शायद उसको उस तरह फॉलो ना करें। आप जैसे एडवाइस करते हैं ना, आप उसको शायद वो उतना ना फॉलो करें जितना वो आपको जो पर्सनली आप कर रहे होते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एज ए प्रोफेशनल के हाउ आई एम हैंडलिंग, वो उसको आप ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, मैं केस क्लाइंट से कैसे डील कर रहा हूँ, मैं उसके बाद केस को तैयार कैसे कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें आप किसी को टीच नहीं कर सकते, ये आपके एसोसिएट की जो आपके साथ बैठा है ना, उसने ऑब्जर्व करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं कहता होता हूँ कि जो मेरे साथ ज्वाइन करे ना, वो मुझे 1 महीना सुबह से लेके शाम तक जिस तरह मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वो अगर 1 महीना भी, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है ना, 1 महीना भी वो रेगुलर कर लेना, तो उसके लिए वो कई सालों के एक्सपीरियंस से ज्यादा उससे गेन कर लेगा, सीखने का। मैं बच्चों के हवाले से भी कहता हूँ कि बच्चों को आप करें, ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें, वो सुनते जाएंगे, लेकिन वो देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बड़े हमारे क्या कर रहे हैं, तो वो उसको फॉलो जरूर करेंगे। आप जुबान का ही है, अगर हम बच्चों के साथ उर्दू में बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उर्दू में हो जाएंगे, इंग्लिश में ट्यून कर रहे हैं तो इंग्लिश में हो जाएंगे, पंजाबी में आप कर रहे हैं तो पंजाबी में, मदर टंग जिसे हम कहते हैं। इसी तरह प्रोफेशन में भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह सीनियर प्रोसीड कर रहा होता है ना, उसकी हैबिट, उसका मिजाज, उसका कंडक्ट, उसका कोर्ट में बिहेवियर, कोर्ट में जाके पेश होना। अब मौलवी सिराजुल हक साहब को हमने देखा है कि उस लेवल पे भी उस वक्त वो लोएस्ट लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक काम कर रहे थे। ठीक, मेरा भी ऑलमोस्ट वही है कि मैं लोएस्ट लेवल से अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ। 40 साल हो गए मेरे तकरीबन, लेकिन मैं सिविल कोर्ट मैंने नहीं छोड़ी और हायर कोर्ट तक मैं काम कर रहा हूँ। अब उनका होता था कि जितनी छोटी कोर्ट्स में जाते थे ना, उसमें वो ज्यादा प्रोफेशनली बुक्स को लेके, लॉ को लेके, स्टैट्यूट को लेके जाते थे। वो ये समझते थे कि ये इनके पास उतना नॉलेज नहीं है, हमें इनको ज्यादा फीड करना है। हायर कोर्ट्स में आपके पास एडवांटेज होता है कि जजेस वेल इक्विप्ड होते हैं नॉलेज के साथ, प्रेसिडेंट लॉ के साथ, तो वो छोटी कोर्ट में ज्यादा तैयार होके जाते थे, ज्यादा बुक्स लेके जाते थे। अब यहाँ इस वक्त रिवर्स है कि हम छोटी कोर्ट में समझते हैं कि हमें वो बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रेसिडेंट लॉ देने की जरूरत नहीं है, हमें उस तरह। फिर जो हम्बल एटीट्यूड है ना, तो बेशक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का लार्जर बेंच हो या फुल बेंच हो, या एक तहसीलदार की कोर्ट रेवेन्यू साइड पे हो,
वो इक्वल फुटिंग पे उनको रिस्पेक्ट देते थे। वो कहते थे दिस इज ए कोर्ट, वी हैव टू गिव दिस इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट। अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारी इज्जत एक ना उस इंस्टीट्यूशन के साथ है। अगर उसकी रिस्पेक्ट खत्म होगी ना पब्लिक में, आवाम में, तो हमारी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। हमारी पहचान उनके साथ है ना। कहते हैं ना कि हम वो दो भैये हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस इंस्टीट्यूशन जो मैं समझता हूँ किसी भी स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कहते हैं ना, चर्चिल कहता था कि अगर आपका निज़ाम अदल ठीक है तो आपका माशरा, आपकी स्टेट कभी भी डूबेगी नहीं। तो इंस्टीट्यूशंस को प्रेफरेंस होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पर्सनल ज़ात। अब मैं काला कोट पहना हुआ ना, अब मैं आपको यूनिफॉर्म में, ये पहले दिन से हमें यही एक सबसे बड़ा सीनियर चैम्बर से मिला था कि यू मस्ट बी यूनिफॉर्म विद इन वर्किंग टाइम। अब उसकी क्या पहचान थी? अब कचहरी है, हजारों लोग आ रहे हैं। अब आप अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो आपकी डिस्टिंक्शन उसके दूसरे आम पब्लिक के साथ नहीं। कोर्ट में जा रहे हैं, जज न्याय, आपकी पहचान, आपकी वो कोर्ट है। जजेस की तरफ से भी आपको उसका रिस्पॉन्स उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, पब्लिक की तरफ से भी मिलेगा, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन इस यूनिफॉर्म को आप पहन के अगर बाजार में घूमना शुरू कर दें, शॉप्स में जाएंगे, तो ये गलत है। ये हमें नहीं सिखाया गया। यूनिफॉर्म के साथ कभी मार्केट नहीं गए, क्योंकि इसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है ना। अगर वहां आपका कोई मिसबिहेव हो जाता है, कोई बेशी होती है, तो इंडिविजुअली तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बंदे की जरा सी गलती की वजह से एज ए होल आपके प्रोफेशन को, आपके इंस्टीट्यूशन को जो लॉस होता है, उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। तो हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये रखना चाहिए कि जब आप प्रोफेशनली इंगेज्ड हैं, अपने ऑफिस में हैं या अपने कोर्ट्स में हैं, वहाँ आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसमें प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्राइवेट लाइफ में आ जाते हैं तो आपको यूनिफॉर्म को सेपरेट कर देना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को वहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि मैं इस फील्ड से ताल्लुक रखा। उसके लिए ज़रूरी है ना कि आपको पब्लिक में उस अपने इस प्रोफेशनल जो इन्फ्लुएंस है उसको मिसयूज नहीं करना, दूसरा उसकी रेपो को ख़राब नहीं करना। आपका ज़रा सा कंडक्ट, आपका इंडिविजुअल कंडक्ट नहीं सर्वर होता, वो हमेशा आपके इंस्टीट्यूशन का कंडक्ट सर्वर होता है। तो ये हमें करना है। और ये चीज़ आप देखेंगे कि मौलवी सिराजुल हक साहब से लेके मैं उनका कह लो लास्ट एसोसिएट्स में से हूँ, मैंने उसको मेंटेन किया, मैंने आगे ट्रांसफॉर्म भी किया कि हमने हर ऐसे, जैसे आपने कहा ना कि जो एसोसिएट किसी भी रेफरेंस से आया, खुद भी चल के आया ना, तो मैंने उसमें कोई कदर नहीं लगाई, उससे कहा कि आ जाओ ज्वाइन कर। आगे तो देखो ना, नसीब है ना कि वो कितना अचीव करता है, उसमें से लेके आगे चलता है। लेकिन वो चैम्बर प्रैक्टिस को मैंने आगे हिस्सा बनाया। अब हमारे बाद से प्रॉब्लम ये आ गया कि जब आप पर्सनलाइज हो जाते हैं ना कि यार मेरा अपना काम है, मैं इसमें और एसोसिएट्स को ऐड करूंगा तो मुझे फाइनेंशियली शेयर करना पड़ेगा, ये मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर कर्ज है। अगर हमने अपने सीनियर से, ये प्रोफेशन से सीखा जो कुछ है, ये आगे आगे हमने अपनी नस्लों को दे के जाना है, क्योंकि इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आता है, जो एक प्रोफेशन में अपनी एक अचीवमेंट लेके, एक सक्सेस लेके आगे बढ़ता है ना, तो उसको अपने साथ अटैच करना चाहिए ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो, वो आगे लेके चले इसी चैम्बर प्रैक्टिस को। जब वो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना अपने आप को, तो चैम्बर प्रैक्टिस आप देखें ना, उस वक्त पिंडी बार की, जैसे मैंने आपको कहा, 300 की स्ट्रेंथ थी और उसमें 150 से ज़्यादा लेजेंड्स है। आज 6000 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो 150 इस वक्त नहीं है। वो चैम्बर का तो मेरे ख्याल बहुत रेयर पंप रह गया। इंडिविजुअली चल रहे हैं, पास चैम्बर्स के एसोसिएट्स आगे, जैसे सरदार इसाक साहब के हैं, ज्योति जमूर साहब के हैं, मौलवी साहब के हैं, मिर्जा अनवर बेग साहब के हैं, बराचा साहब के हैं, ऐसे काफ़ी, सरदार असलम साहब हैं। वो चैम्बर आगे कैरी कर रहे हैं, उनके एसोसिएट्स लेके चल रहे हैं उस अंदाज को। लेकिन वो लेवल्स या वो जो उन्होंने अचीव किए ना उन सीनियर्स ने, अब हम नहीं कर रहे। और उसके बाद से जो अगले हैं ना, हमारे आगे एसोसिएट कोशिश तो कर रहे हैं चैम्बर्स को आगे लेके चले। अब मेरे हैं, मैं अपनी अगर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स अगर मेरे एसोसिएट्स हैं, तो उनमें से मैं कह सकता हूँ कि BCO ऐसे हैं कि जिन्होंने चैम्बर्स अब फॉर्म कर लिए हैं। अब वो भी एज ए सीनियर्स चल रहे हैं, उनके साथ भी एसोसिएट्स हैं, वो लेके उसी तरह चल रहे हैं और ज़्यादा ने वही तरीका अडॉप्ट किया हुआ जो मेरा है। तो ये नेसेसिटी है। जितना हम इसको आगे देखें ना, इल्म का तो
बेसिक ये है कि आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, उतना ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मैं तो वैसे मनी मैटर में भी कहता होता हूँ कि अल्लाह का भी निज़ाम ये है कि जितना आप बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना आपका बढ़ेगा, कम नहीं होता। पैसे के लिए पहले कहते थे ना कि वो कम हो जाता, मेरा तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कहता हूँ उसमें भी जितना आप शेयर करते हैं वो बढ़ता है, कम नहीं होता। इस तरह नॉलेज में भी जितना आप शेयर करोगे। अब मेरा क्या है कि मेरे अपने एसोसिएट्स के अलावा अगर आप ऑफिस में बैठे हुए देखें, चलते हुए देखें, गाड़ी में भी देखें, एसोसिएट्स या मुख्तलिफ सीनियर, इवन मेरे से ज्यादा सीनियर्स की भी मुझे फोन आ रहे होते कि इस प्रोपोजिशन पे आपके पास क्या update इसका तो मैं है? नहीं शायद हूँ हाँ, कि आपने तो कभी फोन अगर मैं नहीं किसी वजह से अटेंड कर पाता ना, तो मैं फौरी रिंग बैक करता, और उसको जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको कर देता हूँ या गाइड मैप दे देता हूँ कि भैया इंस्टेड कि आप कोर्ट में एमुलेट हो, कोर्ट में लेकिन मैंने देखा है कि आप तो बाज दफा ना सिर्फ केस प्रिपेयर करवा देते थे बल्कि जूनियर्स की तरह जाने से पेश भी हो जाया करते थे। हाँ केसेस थे, बल्कि कई दफा होता था कि वो एसोसिएट आ गए, जो जूनियर यहाँ आता था ना, कहता जी डिक्टेट करा दें, डिक्टेट करा दिया, तैयार करके वो कहता जी आज पहला स्टे है, वो भी नाल खड़े होकर करा दो। तो वो भी डेफिनेटली हम करते रहे। तो ये हम अपनी प्रेसिडेंट्स तो छोड़ के जा रहे हैं, आगे इनको आप लोगों ने, जैसे आप हैं, इस तरह के और बेशुमार दोस्त हैं, इनको ये कैरी करना है, तभी ये प्रोफेशन की बेकार है ना। अगर छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। फर्क मैं आपको एक बड़ा मजे का बताऊं, जिस वक्त हमने ज्वाइन किया उस वक्त आपको पता है एजुकेशनल लेवल क्या थे पाकिस्तान के, सरकारी स्कूल और सरकारी प्राइवेट फ्यू थे, और वो भी अफोर्डेबल नहीं थे फाइनेंशियल। ठीक है, हम वो टाटों के जिससे हम कहते हैं ना स्कूल्स में से हम पढ़ के निकले हैं, और उस वक्त 6th में जाके सब्जेक्ट इंग्लिश का शुरू होता था। ठीक है, और वो सारे सरकारी स्कूलों कॉलेजेस से हम पढ़ के निकल के आए। अब आज की जनरेशन को देखें, मेरे समेत सारे जो पेरेंट्स हैं, वो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है या सरकारी में भी जो अच्छे है, जो उसको वो करते हैं, उसमें से वो पढ़वा रहे हैं। फॉरेन डिग्रीज आप देखें इस फील्ड में अब कितनी आ गई। अब ये कंपैरिजन है उसका और हमारा, लेकिन फर्क क्या है, आज मैं समझता हूँ जो न्यू एंट्रेंट आ रहा है ना, वो अच्छी इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, अच्छी फैमिली से आ रहा है, प्लस उसके पास जो मॉडर्न सारे इस टाइम इक्विपमेंट हैं वो उसके पास हाथ पर है, जो हम अभी भी हैंडल नहीं कर पाते, वो सारे के साथ आ रहा है। उसका मैं समझता हूँ हमारे से ज्यादा विजन है। सिर्फ फर्क क्या आ गया कि जो हमें सीनियर्स मिले, जो ग्रूमिंग प्रैक्टिकल लाइफ की थी ना, प्रैक्टिस की थी ना, वो ग्रूमिंग कम हो गई, जिस वजह से वो बास्कत फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ टैलेंट उनमें हमसे ज्यादा है, वो ज्यादा हमसे आगे जा सकते हैं और जाना चाहिए। अब अगर मेरा बेटा आ रहा है तो मैं उसको कहता हूँ कि आपको उस एफर्ट की जो मेहनत 30 साल की, उस पे 0 से नहीं जाना या माइनस से नहीं जाना, आपने उस 30 साल की स्टैंडिंग और मेरे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है। इसी तरह जो मेरे साथ एसोसिएट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप 2 साल मेरे साथ लगा लेंगे, तो आप मेरे वो जो 30 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस है उसको लेके आगे चलेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप 0 से स्टार्ट लेंगे तो फिर तो वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये असल चीज होती है कि सीनियर्स के साथ या अगर अपने बच्चे भी आगे बढ़ते हैं तो अगर वो इस चीज को पाले ना तो वो बहुत आगे निकलते हैं। आप पूरे पाकिस्तान के उठा के देख लें कि जो लॉयर्स सन हैं, जजेस सन आए हैं फील्ड्स में, जिन्होंने उस एफर्ट को, नेचुरली उन पर प्रेशर ज्यादा होता है ना कि मैं इस चैम्बर से बिलोंग करता हूँ, इस सीनियर से बिलोंग करता हूँ, तो उसका एक ये स्टेटस है। तो अगर वो उसको कैरी करके आगे बढ़ता है तो वो सालों में कहीं का कहीं निकल जाता है। उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि उनके ऐसे जो सीनियर्स हैं ना, उनके जो बच्चे हैं या जो वो उस लेवल को पाते नहीं है या एफर्ट उस तरह की पुट नहीं करते, वो बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मिरास नहीं है। मिरास आप तब लेके चल सकते हो, कोई जूनियर भी लेके चल सकता है, कोई बेटा भी लेके चल सकता है, कोई अजीज भी लेके चल सकता है, जो उस मेयार को लेके आगे बढ़ेगा। जो नहीं लेता बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन है कि आपने उसको अगर मीट नहीं किया तो बहुत पीछे रहे। जी सर, आपने जो अदलिया की इज्जत की बात की, बिल्कुल इट इज़ इनकम्बेंट ऑन ऑल द लॉयर्स, क्योंकि ये दो ऐसे सुतून हैं एक इस शोबे के कि जिनके दोनों के बगैर काम नहीं चल सकता। अदलिया की रिस्पेक्ट के हवाले से आपने, मुझे याद है कि एक दफ़ा ये कहा था कि जो रिलीफ लेने का तरीका है वो ये है कि अगर क्लाइंट को बेहतरीन रिप्रेजेंट करना है तो उस शख्स की मुखालफत नहीं आप कर सकते जिससे आपने रिलीफ लेना है। लेकिन सर इसके दूसरा पहलू भी है
दूसरा पहलू सोचने का ये है कि कुछ वकला होते हैं जो बाय नेचर बड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं और एक न्यूसेंस वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूसेंस वैल्यू ये है कि दे आर वेरी लाउड और उनका थिंकिंग पैटर्न ये है कि ये जो मैं लेने आया हूँ किसी आदमी से जो कि आगे बैठा है जिसका नाम जज है, वो हमारे राइट्स के का गार्डियन है और उस पर लाजमी है कि वो हमें हमारा राइट दे। और वट दे आर सेइंग वट दे बिलीव टू बी ट्रू, वो ये कहते हैं कि जी हम वही केस लेते हैं कि जो बनता है और हम अपने आर्गूमेंट्स ठीक अंदाज से कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमारा राइट हमें ना दिया जाए। उस वक्त के 300 लॉयर्स में 150 से ज्यादा लेजेंड्स थे, पाए के थे। उस वक्त जजेस का भी यही लेवल था। अब अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो एंड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ले लें, हाई कोर्ट के जजेस को ले लें, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। जैसे डिटेरिएशन हमारे प्रोफेशन में लॉयर्स की तरफ से हुई है, प्रैक्टिस लॉयर की तरफ से कमी आई है, उसी तरह हमारी जुडिशरी में भी, हम नहीं कहेंगे कि वो, लेकिन आप अगर कंपैरिजन करें उस वक्त के जस्टिस कैकाउस को देखें या अफजल साहब को देखें या सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार नाम है, इसी तरह हाई कोर्ट्स के बेशुमार नाम है जिनको आप काउंट करना शुरू करें, तो अब उनको आजकल के जजेस से हम कंपेयर करें तो हम, जैसे मैं अपने आप को आज कहता हूँ कि मैं मौलवी सिराजुल हक साहब के, वो कहते हैं ना जूतों की खाक को भी नहीं मैंने छू पाया हूँ, इस तरह डिटेरिएशन वहाँ जरूर है। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल मैं आपको कहूँगा कि पहली जो चीज़ है कि आपका जो जज है उसके साथ मुकाबला नहीं है, उसको अपने अपना कंपिटिटर नहीं बनाना। वो अदल की कुर्सी पे बैठा है। सबसे बड़ी बात है अदल के हवाले से, जो जैसे कहते हैं कि एक दिन की जो अदल है 60 साल की इबादत से जाहिर है। अगर ये चीज़ जिस जज के अंदर आ गई, मैं समझता हूँ कि अगर उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी भी नहीं है, कम है, उसने एज ए प्रैक्टिस एक खास फील्ड में काम किया, एलिवेट हो गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं समझता हूँ कि जो एक दफ़ा हाई कोर्ट के जज के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एलिवेट हो जाता है और उसके अगर बैक माइंड में ये है कि मैं उन्हें अदल करना है और ये अल्लाह की वस में शामिल है और उसके अगेंस्ट मेरा ये अजर है, लेकिन आप कितनी मर्जी कितनी इबादत कर सकते हैं। 60 साल को आप मल्टीप्लाई करें ना 365 दिन, 365 नहीं तो 200 कुछ दिन तो है ना रेगुलर वर्किंग के, तो उसको आप कोई भी हो फील्ड में आप इतना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कर सकते हैं कभी। अगर जज ऑनेस्ट है और उसमें ये बैकअप माइंड में है तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए कोई भी जजमेंट लिखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करेगा। सिर्फ जो कमी थोड़ी सी हो रही है और उसका भी एक बैकग्राउंड है कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वो आगे, जैसे हमें बहुत टाइम मिलता था कोर्ट्स में एड्रेस करने का, उसको पास ऑन करने का, वो अब कम हो गया। क्योंकि जज जो है ना, अगर वो आपको टाइम देगा, सुनेगा या खुद पढ़ेगा, तो वो कन्वर्ट कर देगा एक बहुत अच्छी जजमेंट में, तो उसकी कैपेसिटी टू राइट मौजूद है फील्ड में। अगर वो किसी भी फील्ड से काम करके आए, सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि वो आपके अंदर ये चीज़ें दो, एक वन कि ऑनेस्टी, आपने अदल करना है और इसको बैकअप माइंड में रखना है, इसका आपको फ़ायदा क्या है एज ए जो स्पिरिचुअली भी है और इंसानी जज्बे के तौर पे, कि आपने किसी को इंसाफ दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है ना। एक फैसला करना और है, इंसाफ देना और है, तो ये उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी की जरूरत है। उसमें आपकी ये दो चीज़ें शामिल हो जाएं और आप तसल्ली से उस केस को जो रिक्वायर्ड टाइम है ना, वो अगर आप दे देते हैं तो वो आपका वो मकसद पूरा कर देगा। जजमेंट्स अब भी आप देखें, इस टाइम जितने हमारे हायर कोर्ट्स के जजेस हैं, बीच में कुछ गैप जरूर आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी जजमेंट्स जो लेवल्स पुराने हैं और अब के हैं उसमें कमी नहीं है। आप अच्छे जजेस की जजमेंट्स आप रिपोर्टेड पढ़ें तो वो आपको नजर आएगा। मैं ये कह रहा था कि कैपेसिटी टू राइट जो है ना, वो बेसिक फंडामेंटल है एक जज के लिए, कि ही मस्ट हैव द पावर टू राइट। मटेरियल जो है ना, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन जो आपके सामने पेश होती हैं, दोनों साइड से आपको रिटर्न मिल जाती है। जो प्रेसिडेंट लॉ है वो अगर आप लॉयर को टाइम दे रहे हैं तो वो भी आपको दे रहा है। आजकल आपके साथ वो रिसर्चर भी होते हैं, वो भी आपको दे रहा है। आपकी अपनी कैपेसिटी होती है कि आप इंटरनेट है, दूसरी चीज़ें, आपका एक पीछे एक्सपीरियंस गुजरा होता है, आपके पास वो भी नॉलेज होता है। फिर जज के लिए एक एडवांटेज ये होता है कि उसके पास पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स और उनकी करीम पेश हो रही होती है, अच्छे बुरे सारे होते हैं, लेकिन
मैं एज ए प्रैक्टिसिंग मैं एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं उस पर तैयार होकर जा रहा हूँ, मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। उनके पास तो हर फील्ड का मास्टर है। आप जैसे एक डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई लेबर में कर रहा है, कोई सर्विस में कर रहा है, कोई एक स्पेशल फील्ड में काम कर रहा है, वो सारा अपना जितना एक्सपीरियंस है आपको इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न दे देता है, या आपको वर्बली आपको आर्गूमेंट्स की शक्ल में, प्रेसिडेंट आपकी लिस्ट की शक्ल में आपको दे देता है। अब जज का मैंने जैसे कहा ना कि अगर वो ऑनेस्ट है, इस माइंड के साथ बैठा हुआ है कि मैंने इंसाफ करना है, उसके लिए उस तक पहुंचना ना इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी फाइल आप पकड़ लो, आप एज ए जज थोड़ा सा भी आपका एक्सपीरियंस है ना, तो आप उसकी डेप्थ में पहुंच जाते हैं। और मेरा मान है, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा हक पर है ना, उसको अपना हक, बहुत रेयर केसेस होते हैं जो टेक्निकली मिस मैनेजमेंट की वजह से, लॉयर की गलती की वजह से ज़ाया हो जाते हैं, वरना वो इस सारे जो प्रोसेस है ना, फर्स्ट कोर्ट, सेकंड कोर्ट, थर्ड कोर्ट, फोर्थ कोर्ट, वो अल्टीमेटली उसको मिल जाता है जो हक पर है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा फर्क आपकी बात ठीक है, फर्क ये पड़ता है कि जहां लॉयर की गलती हो गई, लॉयर्स उसका केस प्रॉपर्ली नहीं कर सका, या उसने डेफिशिएंसी छोड़ दी। जैसे अब हमारे सिविल साइड में आप देखें, एक डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है या एग्रीमेंट है, कोई भी है, चैलेंज हो जाता है, गलत चैलेंज हुआ या सही चैलेंज हुआ, चैलेंज हो जाता है। अब बीइंग बेनिफिशियरी, जो लॉयर की ड्यूटी है कि उसको, उसने एक लीगल हमारा सिस्टम है, उसके तहत उसको प्रूफ करना है। तो मोड ऑफ प्रूफ को सामने रख के अगर वो अपनी रिक्वायर्ड एविडेंस, क्वांटम ऑफ एविडेंस पार्ट ऑफ फाइल नहीं बनाता, तो उसमें उसकी उस डेफिशिएंसी की वजह से जो लॉस आम आदमी को या जो लिटिगेंट है उसको होता है, उसका कोई मदावा नहीं। अगर लॉयर ने अपना जॉब पूरा कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका पहली कोर्ट में केस उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलता तो थर्ड में मिल जाता है, नहीं तो अल्टीमेटली फोर्थ में मिल जाता है। आपने देखा होगा 3-3 कोर्ट्स की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाइड होती हैं, रिवर्स हो जाती है अगर लॉयर ने अपनी जॉब कर दिया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वकील का इस सारे सिस्टम में एज ए प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि जज खुद कुछ कर पाए।